Hello and welcome dear students to my channel Ma'am की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, today we will continue the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. This will be your second video. Practices to develop concept of nation. First lecture में आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट पूरे यूरोप में पड़ा. तो अब देखिए प्रैक्टिसेस टू डेवलप कंसेप्ट ऑफ नेशन. नेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें उस समय हो रही थी पूरे यूरोप में. फर्स्ट थिंग, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ले सिटियोने द सिटीजन एमर्ज. मीन्स फादरलैंड की भावना प्रबल हो रही थी, साथ में सिटीजन्स को सिटियोने कहा जाने लगा. It implied that all people will enjoy equal rights under the Constitution. Constitution के तहत सभी लोगों को equal rights दिए जाने लगे. A new French flag was chosen. और पुराने को हटाकर new French flag को रखा गया. The States General was renamed as the National Assembly. And it was be elected by a body of active citizen. Active citizen आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th के फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ चुके होंगे. तो इन्हीं लोगों के थ्रू इलेक्टेड लोगों को नेशनल असेंबली में रखा गया, जो कि पहले स्टेट जनरल कहलाता था, अब उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया. न्यू हिम्स वर कंपोज एंड ओथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन. नेशन के नाम पर कई सारे गानों का और साथ ही साथ में ओथ्स ली जाने लगी. A centralized administrative system formulated uniform laws for all citizens within its territory. और यूनिफॉर्म लॉ को पूरे सिटीजन के साथ साथ इसकी जो भी टेरिटरी थी वहां पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया. यूनिफॉर्म लॉ का मतलब होता है सबके लिए कानून एक बराबर, इक्वल लॉज. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड. और जितने भी इंटरनल कस्टम मीन्स जो भी पैसे वगैरह जो लिए जाते थे वो सभी कुछ को, और जो भी ड्यूज वगैरह थे वो सब बंद कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड. और सभी जगह वेट और मेजरमेंट का सिस्टम एक सा कर दिया गया. फ्रेंच दैट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस. पेरिस में ही केवल पहले फ्रेंच लिखी और बोली जाती थी. बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द एंटायर नेशन. इसे पूरे देश में एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में बना दिया गया. अब लीजेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन मीन्स फ्रेंच रिवोल्यूशन आखिर कैसे ये शुरू जो हुआ था, ये इससे हम लोगों को क्या मिला या यूरोप को क्या मिला ये देखेंगे. French within her own territories had ended feudalism, destroyed royal authority and founded new institutions on the principles of sovereignty of the people and equality. जो फ्रेंच थे उन्होंने अपनी टेरिटरीज में और अपने खुद के वहाँ पर फेडरलिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, रॉयल अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ में न्यू इंस्टीट्यूशन को बनाया जिसमें कि लोग जो थे वो सोवरेन थे, मीन्स संप्रभु थे, सब कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड था जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है, और वो सभी इक्वल थे. इसके अलावा ओल्ड इंस्टीट्यूशंस विच हैड बीन ओवरथ्रोन बाय फ्रांस, उसको जिनको कि हटा दिया गया था, अभी भी बचे हुए थे कुछ अलग कंट्रीज में. द रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर दैट इट वाज द एम ऑफ द फ्रेंच पीपल टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म. डिस्पोटिज्म का मतलब होता है ऑटोक्रेसी, यानी कि जैसे कि तानाशाही, इसे आप कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स हेल्प देम टू बिकम नेशंस. मीन्स जो रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग फ्रेंच पीपल की तरह और जो यूरोप के जो दूसरे लोग हैं उनको भी लिबरेट करेंगे, मीन्स उनको भी आज़ादी दिलवाएंगे और साथ ही साथ में उनको भी एक अच्छा राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे. When the news of the events in French reached other European countries, students and educated middle classes started setting up Jacobin clubs. जैसे ही फ्रेंच रिवोल्यूशन की न्यूज़ और वहाँ की खबरें जो यूरोपियन जो अदर कंट्रीज थी वहाँ पहुँची, वहाँ के अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स को बनाना
शुरू कर दिया। और their activities and campaigns prepared the way for the French armies which entered Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनकी जो कैंपेनशिप थी, इसकी वजह से फ्रेंच आर्मी आराम से होलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड और काफ़ी हद तक इटली में 1790s में एंटर कर सकी। व्हेन द रिवोल्यूशनरी वार बिगेन द फ्रेंच आर्मीज कैरिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू अदर कंट्रीज। और जब रिवोल्यूशनरी वार शुरू हुआ तो फ्रेंच आर्मीज जो थे वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज अदर कंट्रीज में भी लेकर गए। इसके अलावा जो द वॉर्स कंडक्टेड बाय नेपोलियन ऑन द कॉन्टिनेंट ब्रॉट लॉस्ट टेरिटरीज अंडर हिज कंट्रोल। जो नेपोलियन था उसने कई सारे देशों को अपने अंडर में लिया था और साथ ही साथ में उसने कई सारे टेरिटरीज को बनाया था, अपने कंट्रोल में किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स दैट ही हैड इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। इसकी सबसे खास बात यह है कि उसने कई सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे फ्रांस में, और एज वेल एज ही इंट्रोड्यूस दीज रिफॉर्म्स इन अदर टेरिटरीज। उसने वही सेम रिफॉर्म्स दूसरे जो उसके कंट्रोल में जो टेरिटरीज आए वहां पर भी उसने उन्हीं सबको इंट्रोड्यूस किया। ऑल्दो डेमोक्रेसी वॉज डिस्ट्रॉयड व्हेन नेपोलियन केम टू पावर। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब नेपोलियन आया था तो वो डिक्टेटर था, वो जो है आपका डेमोक्रेसी के तहत नहीं आया था, इसलिए उस समय डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हुई थी। बट ही इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री ना होते हुए भी नेपोलियन के टाइम पर उसने कई सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, और साथ ही साथ में जो उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर कई सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स का मतलब नियमों को, रूल्स को लागू किया था। अब एक चीज मैं बताने जो जा रही हूँ, नेपोलियनिक कोड इन सिविल कोड ऑफ 1804। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच मस्ट बी आस्क्ड इन 10th क्लास। ये मान के चलिए कि इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर से 10th में नियर अबाउट पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या चीज नेपोलियन कोड में है या 1804 क्यों फेमस है। First thing, the Napoleonic Code confirmed the rights of private property। जो नेपोलियन कोड जो था उसके तहत प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसकी भी होती थी, वो चाहे पहले से मिली हुई हो या बाद में मिली हो, उसको उसने उनके राइट्स को प्रिजर्व किया। मीन्स उनको एश्योरेंस दिया कि अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कोई और नहीं ले सकता। इट इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसने लॉ में इक्वालिटी ला दी। इट डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो आप लोगों को 9th में याद होगा कि जो प्रिविलेजेस दी गई थी क्लर्जी को और नोबैलिटी को, उसने उस जो प्रिविलेजेस थी उसको ख़त्म कर दिया और सबको इक्वल बना दिया। इट एंडेड फेडरलिज्म इन द एरियाज कंकर्ड बाय द फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी के थ्रू जितने भी एरियाज को जीता गया उन सब में उसने फेडरलिज्म को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। फेडरलिज्म मतलब सामंतवाद था, जिस समय नोबल्स ही सारी पावर्स के हकदार होते थे। उसके अलावा इन्वॉल्विंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ नोबल्स ओवर द पीजेंट्स। पीजेंट्स के ऊपर जो नोबल्स का जो जुरिस्डिक्शन था, उनका जो न्याय देने का जो अधिकार था, उसको एंड कर दिया गया। साथ ही साथ में फेडरल ड्यूज एंड मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज का मतलब जागीरें होती थी, वो सब जो नोबल्स की होती थी या क्लर्जी की होती थी, वो सब भी पीजेंट्स के ऊपर जो जबरदस्ती जागीरें वगैरह बनाई जाती थी उनकी छीन कर, वो सब एंड कर दिया गया। इसके अलावा नोबल्स, मिडिल क्लासेस एंड पीजेंट्स बिकेम सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट। ये सारे लोग केवल सब्जेक्ट बन गए, मीन्स प्रजा बन गए, इनमें से कोई भी स्पेशल नहीं रह गया। ऑल इक्वली लायबल टू पे टैक्सेस। और इन सबको सबसे खास बात ये कि सबको टैक्सेस पे करना था। अगर आपको 9th में याद होगा तो नोबल्स और क्लर्जी को सिर्फ टैक्स लेना होता था, वो पे नहीं करते थे। अब नेपोलियन के टाइम पे दे ऑल हैव टू पे द टैक्सेस इन इक्वल अमाउंट।
इसके अलावा ओल्ड गिल्ड्स का मतलब होता है ग्रुप्स या सोसाइटीज जो थे उसको एबॉलिश कर दिया गया और इंटरनल टैरिफ बैरियर्स वर रिमूव्ड, और एक ही देश में या एक छोटे एरिया में भी कई सारे टैरिफ और बैरियर्स लगाए गए थे, मतलब छोटी छोटी जगहों पर जाने के लिए कर लगाया जाता था, टैक्सेस, उन सबको रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, और कॉमन करेंसी जो स्टैंडर्डाइज थी और साथ में वेट और मेजरमेंट सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये आपका नेपोलियनिक कोड है जो कि आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई एम एंडिंग माई वीडियो हेयर।